तो चलो आज हम पढ़ते हैं कोरियोलिस बल। पृथ्वी एक घूर्णी निर्देश तंत्र माना जाता है। अतः किसी भी घूर्णी निर्देश तंत्र में एक आभासी बल मापित किया जाता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी कि ये कोरियोलिस बल है, वास्तविक में लगता नहीं है, ये आभासी होता है। ठीक है। तो यह बल कोणीय वेग ओमेगा पर निर्भर करता है और इस बल का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और हर जगह ये काम आएगा। अब आगे के डेरिवेशन जो भी होंगे उनमें ये काम आएगा। ठीक है। तो ये याद रखो, एफ सी बराबर माइनस का 2m, एम द्रव्यमान होता है किसी कण का, और ओमेगा वेक्टर ये कोणीय वेग और ये उस कण का वेग वी डैश वेक्टर। ये कोरियोलिस बल का फॉर्मूला माइनस का 2m कोष्टक ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। ठीक है। अब हम करेंगे पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक क्षैतिज दिशा में यानी समतल दिशा में गतिशील कोई कण है, उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। माना पृथ्वी के लैम्ब्डा अक्षांश पर m द्रव्यमान का एक कण बिंदु P से v वेक्टर वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है। यानी m द्रव्यमान का एक कण है, वो लैम्ब्डा अक्षांश पे ऊपर रखा हुआ है और वह बिंदु P से v वेक्टर वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, गतिशील है। तो P एक निर्देश तंत्र, P पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं हम। चलो अगले पेज में चलते हैं। अब ये तंत्र की कल्पना करते हैं जिसमें अक्ष देश अक्ष 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 देश अक्ष पूर्व दिशा में है, वाई डैश अक्ष है वो उत्तर दिशा में, ये पूर्व दिशा मान लेते हैं, ये उत्तर दिशा मान लेते हैं, और जेड डैश अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, यानी कि ये ऊपर की दिशा मान लेते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह तंत्र भी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है। पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी पर ये तंत्र है, ये भी घूमेगा। तो ओमेगा का हमने पिछले डेरिवेशन में या पिछले वीडियो में जो मान निकाला था, जे केप डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस के केप डैश ओमेगा साइन लेमडा, ये होता है। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो P पर कण का वेग क्या होगा, वी डैश वेक्टर। तो वी डैश वेक्टर का P पर कण का वेग होगा, वो क्षैतिज दिशा में है, ऊर्ध्वाधर तो नहीं है ना। तो ऊर्ध्वाधर जो के केप डैश है उसको जीरो लिया, जीरो ले लिया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर उसका वेग नहीं है तो इस दिशा में उसका कोई घटक नहीं होगा, ये इसलिए हो गया। उसे कण का वेग P पर वी डैश वेक्टर बराबर आई केप डैश वी डैश अक्स प्लस जे केप डैश वी डैश वाई। इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब कोरियोलिस त्वरण क्या होगा, एफ सी बराबर माइनस का 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। कोरियोलिस बल क्या होगा, माइनस का 2m। बल क्या होता है, माइनस का 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। त्वरण क्या हो जाएगा, m हटा दो, ये त्वरण हो गया। बल बराबर m ही तो होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान हटा दिया, ये त्वरण आ गया। अब ये त्वरण माइनस का 2m, ये अब सदिश गुणन करते हैं ओमेगा वेक्टर समीकरण 1 का और समीकरण 2 का सदिश गुणन करते हैं। तो इसमें आई केप के गुणा में कुछ नहीं है ना, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो। जे केप के गुणा में है ओमेगा कोस लेमडा, ये यहाँ पे रखा, इसके गुणा में ओमेगा साइन लेमडा वो यहाँ पे रखा। इसमें वी डैश एक्स वी डैश वाई और जीरो। अब वो अपन को करना आता है, जैसे इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा करके, मतलब इसको इससे गुणा किया माइनस इसको इससे गुणा किया, आई केप हो जाएगा माइनस का आई केप डैश हो जाएगा माइनस का 2 है, और एक चिन्ह माइनस का यहाँ पे आएगा क्योंकि इसको इससे गुणा किया, जीरो माइनस वी डैश वाई ओमेगा साइन लेमडा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 वी डैश वाई और ओमेगा साइन लेमडा, और ये आई केप गुणा में, फिर ऐसे इसका जैसे हम 12th क्लास में करते थे ना, वैसे ही करना है। ठीक है। अब कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक क्या होगा, अक्ष डैश वाई डैश तल में 2 ओमेगा तो कॉमन ले लिया और साइन लेमडा भी कॉमन ले लिया, तो आई केप वी डैश वाई माइनस जे केप डैश वी डैश अक्स, ये होगा क्षैतिज घटक। इसका परिमाण लेते हैं तो 2 ओमेगा साइन लेमडा तो बाहर, और आई केप डैश और इसके जे केप डैश के गुणा में जो है उनका वर्ग का योग का वर्गमूल, ऐसे हो जाएगा। यही तो होता है परिमाण, इन दोनों के गुणा में जो है उनका वर्ग करके जोड़ दिया जाता है और उनका वर्गमूल ले लिया जाता है। अब ये और ये देखो ऊपर समीकरण नंबर 2, इसका वी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो क्या होंगे, इसका होगा वी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस वी डैश वाई का स्क्वायर, वही यहाँ पे वी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस वी डैश वाई का स्क्वायर, मतलब ये वी डैश वेक्टर का परिमाण ही है, तो इसे वी डैश लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 2 ओमेगा साइन लेमडा वी डैश। ये समीकरण नंबर 4 हो गई।
अब कोरियोलिस त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? 2 ओमेगा वी डैश अक्स कोस लेमडा, 2 ओमेगा वी डैश अक्स कोस लेमडा, ये ऊर्ध्वाधर घटक का ही है ना, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर होगा। ये पृथ्वी ऐसे गोल है ना, ये हम मान लेते हैं एक पृथ्वी है गोल, इसमें इसको हर बार उत्तरी गोलार्ध बोलूँ तो इसे ही समझना आप, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इस लाइन के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। तो कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक उत्तरी गोलार्ध में क्षैतिज घटक है वो दाहिनी ओर होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा, ये बाईं ओर होगी, ठीक है। ये थे दाहिनी ओर और बाहिनी ओर कोरियोलिस, बाहिनी ओर और दाहिनी ओर कोरियोलिस बल के घटक। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक वो सदैव ऊपर ही रहता है, ऊर्ध्वाधर तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। अब कोरियोलिस बल के प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे चक्रवात, नदियों का कटाव आदि की व्याख्या कर सकते हैं हम। अपने देखते हैं नदियों के किनारों का कटाव। माना उत्तरी गोलार्ध में एक नदी है, उसमें पानी बह रहा है पश्चिम दिशा से, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो वी डैश वेक्टर बराबर क्या होगा? आई डैश केप आई केप वी डैश अक्स, पूर्व की ओर बह रहा है मतलब आई केप वी डैश अक्स, ठीक है। इस वेग से पूर्व दिशा की ओर बह रहा है। तो नदी के पानी पर लगे कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? माइनस का जे केप डैश 2m वी डैश अक्स साइन लेमडा ओमेगा, ओमेगा साइन लेमडा या साइन लेमडा ओमेगा, ये ओमेगा है वो उस कोण में नहीं है, साइन के कोण में नहीं है, ये तो साइन लेमडा अलग है, इसके गुणा में ओमेगा है, ठीक है। तो अतः उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में दाहिनी ओर हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में किनारे का कटाव होता है बाएं ओर। ये एक पृथ्वी है, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी ओर जो भूमि का कटाव होता है नदी के पानी के कारण, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर किनारे का कटाव होता है कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। अब पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। माना एक द्रव्यमान का पिंड है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एच ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो टी सेकंड बाद में उसका वेग क्या हो जाएगा? वी डैश वेक्टर बराबर माइनस का केप डैश जी टी, नीचे की ओर गिर रहा है, ये पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में एकांक सदिश है, ये केप डैश, ठीक है। ये नीचे की ओर गिर रहा है जी टी, ठीक है। यदि इस स्थान का अक्षांश लेमडा और पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर है, तो इस स्थान का अक्षांश मानते हैं हम लेमडा, और इसका कोणीय वेग है पृथ्वी का वो ओमेगा वेक्टर। तो ओमेगा वेक्टर बराबर हम हर बार करते आए हैं जे केप डैश बराबर ओमेगा कोस लेमडा प्लस के केप डैश ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है। ये ओमेगा वेक्टर का मान है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल क्या होगा? एफ सी वेक्टर बराबर माइनस का 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, तो माइनस का 2m। अब ओमेगा वेक्टर का हम पिछली समीकरण में अब देखा था है ना, अभी ऊपर पिछले पेज में है, वीडियो को पीछे करके देख लो। ये था ओमेगा जे केप डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस के केप डैश ओमेगा साइन लेमडा, तो इसके गुणा में कुछ नहीं था आई केप डैश के लिए, यहाँ पे जीरो, और ये जो जे केप डैश और के केप डैश के गुणा में थे वो यहाँ पे रख दिया हमने। और उससे ऊपर जो समीकरण नंबर 1 में हमने देखा था माइनस का के केप डैश जी टी, तो माइनस का जी टी यहाँ पे लिख दिया, के केप डैश की गुणा में था, और जे केप डैश और के केप आई केप डैश के गुणा में कुछ नहीं था उस वेग के समीकरण में, तो इसको ऐसे रख दिया। अब इसका उत्तर निकालते हैं हम, तो आई केप डैश 2m जी टी ओमेगा कोस लेमडा, ये समीकरण नंबर 3 है, और ये आई केप डैश है वो दिशा है पूर्व दिशा में, ठीक है। अतः उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर पूर्व की ओर एक कोरियोलिस बल लगेगा जो पिंड को पूर्व दिशा में विस्थापित कर देगा। न्यूटन के दूसरे नियम से देखते हैं हम, एम ए मतलब ये डी स्क्वायर एक्स डैश विस्थापन का 2 बार अवकलन किया तो ये त्वरण ही है, त्वरण। तो एम ए लिख दो चाहे ये लिख दो डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2m जी ओमेगा कोस लेमडा टी, 2m जी कोस लेमडा 2m जी ओमेगा कोस लेमडा, और ये टी ये है ना, ये बल का ही तो आया है कोरियोलिस बल का, ठीक है। तो बल बराबर बल होता ही है, ये m से m कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका t के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे डी एक्स डैश अपॉन डी टी बचेगा, और यहाँ पे जी ओमेगा कोस लेमडा ये तो है क्या नियतांक, और यहाँ पे t का करेंगे तो t +1 +1 टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 आएगा, उस 2 से ये 2 कट जाएगा,
और प्लस सी ये समाकलन नियतांक आएगा। तो अगर हम t बराबर 0 पर देखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये भी ये नहीं हो, ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये c का मान भी 0 आएगा, c का मान 0 अभी समीकरण में रख देते हैं। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी बराबर जी ओमेगा कोस लेमडा टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 3 दे दिया, लेकिन गलती से दे दिया क्योंकि 3 यहाँ पे दे रखा है। अब 3 ही इसको मान लो, आप कर लेना सही, ठीक है ना। ये वैसे तो 4 है लेकिन 3 मान लो इसको पुनः समाकलन करने पर। अब इसका समाकलन करते हैं हम फिर से, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष पर अगले पेज में। अब समाकलन किया तो एक्स डैश बराबर 1/3 जी ओमेगा कोस लेमडा टी क्यूब प्लस सी डैश, ये दूसरा समाकलन नियतांक आ गया। अब टी बराबर 0 पर वही बात, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों 0 हैं तो इसका मान इस समीकरण में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 रखते ही ये एक्स डैश बराबर जी ओमेगा कोस लेमडा टी क्यूब अपॉन 3। समाकलन तो आपको करना आता ही होगा, आपने मैथ ली है बीएससी में और 12वीं में भी मैथ पढ़ के आए हो। समाकलन की एक पूरी की पूरी प्रश्नावली थी, तो मेरे को लगता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है तो पिंड के गिरने में लगा समय t बराबर 2h अपॉन जी की पावर 1/2। ये कैसा है, एक गति का समीकरण है, ये जानते हो आप। इसको इस फॉर्मेट में लगते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। आपने 11वीं में पढ़ा था ये गति का समीकरण फिजिक्स में, मुझे तो पता है, आपको पता है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने पढ़ा था। h बराबर 0 प्लस ऊपर से गिरता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये u बराबर 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 होगा। 1/2। अब त्वरण उस पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है g और टी स्क्वायर h बराबर, ठीक है। h विस्थापन होता है, विस्थापन की जगह ऊंचाई रख दी हमने, यहाँ पे u 0 था तो 0 हो जाएगा ये, और ये जी टी स्क्वायर। तो अब ये 2 यहाँ पे आएगा 2h और ये g नीचे आएगा, तो 2h अपॉन जी और टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास में, ये देखो, टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन जी, तो टी बराबर 2h अपॉन जी की पावर 1/2, है ना। तो समीकरण 5 को समीकरण 4 में रख देते हैं हम। ये 5 नंबर समीकरण है और ये 4 नंबर है। इसमें ये टी का मान है, ये रख देते हैं हम। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है, तो यहाँ से देखो 3/2, तो 2/3 एच ओमेगा, ये 2 यहाँ आ गया तो 2/3 एच यहाँ आ गया, ठीक है, 1h और ओमेगा कोस लेमडा है, और ये जी जाएगा अंदर, जी की पावर ये 2 1 2 यहाँ पे आ गया था, और ये 1.5 है, 1 और आधा है, 3/2 का मतलब 1 और आधा होता है ना। ये आपको सही से समझा देता हूँ, देखो। वैसे तो कई समझ गए होंगे, कई नहीं समझे, उनको समझा रहा हूँ। जो समझ गए वो स्किप कर लो वीडियो को, ठीक है। ये 1 और आधा है तो यहाँ से 1 2 हमने बाहर निकाल लिया, और एच ओमेगा कोस लेमडा 1h बाहर निकाल लिया, तो आधा h और आधा 2 अंदर बच गए, ठीक है। और ये एक ऊपर जी था, वो नीचे 1.5 था, उनसे 1 जी कट गया तो नीचे आधा जी बच गया, तो इसे अंडरूट में लिख सकते हैं हम। ये समीकरण नंबर 6 है। अब समीकरण नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरने वाले पिंड का पूर्व दिशा में विस्थापन व्यक्त कर रही है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में यही विस्थापन पश्चिम दिशा की ओर होगा। अब हम करते हैं पृथ्वी पर उदग्र दिशा में यानी ऊपर की ओर फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होगा। एम द्रव्यमान का एक पिंड जेड अक्ष के अनुदिश उदग्र फेंका जाता है, तो टी सेकंड पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा, वी डैश वेक्टर बराबर के डैश केप यू जी टी। यू प्रारंभिक वेग था, उसका वेग बढ़ गया जी टी, तो के डैश केप यू जी टी। के डैश केप ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर एकांक सदिश है, और ओमेगा का मान क्या होता है, जे केप डैश ओमेगा कोस लेमडा प्लस के केप डैश ओमेगा साइन लेमडा। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब देखो एफ सी बराबर माइनस का 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, वही फॉर्मूला, वो कोरियोलिस बल निकालना है हमें। ओमेगा और वी डैश वेक्टर के दोनों की मान रखती है इस प्रकार से, और इनका मान निकाला तो ये समीकरण प्राप्त हुई हमें। अब उत्तरी गोलार्ध में फेंके गए पिंड पर कोरियोलिस बल पश्चिम दिशा की ओर लगेगा, क्योंकि माइनस आई केप आ रहा है तो मतलब ये इस दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दिशा की ओर लगने बल लगेगा, कोरियोलिस बल, और विस्थापन होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। तो अब न्यूटन के नियम से देखते हैं वही चीज़, एम डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का 2m माइनस को चिन्ह 2m ओमेगा वी माइनस जी टी कोस लेमडा, ठीक है।
अब m से m कट गया और इसका ये जो समीकरण नंबर 4 है इसका हम करते हैं टी के सापेक्ष समाकलन। टी के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा, माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा, ये तो है क्या नियतांक, जी यहाँ से कॉमन लिया है हमने, ठीक है। तो ये तो नियतांक है तो u अपॉन जी आएगा, यहाँ पे u अपॉन जी एक कांस्टेंट है, इसका समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा, माइनस t का करेंगे तो टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी ये समाकलन नियतांक। अब t बराबर जीरो के ऊपर डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए c बराबर भी जीरो हो जाएगा। c बराबर 2 इस समीकरण में रखेंगे तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2m ओमेगा कोस लेमडा u अपॉन जी टी माइनस टी स्क्वायर बटे 2, ये समीकरण नंबर 5 है। अब इस समीकरण नंबर 5 का हम t के सापेक्ष पुनः समाकलन कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स डेस बराबर माइनस का 2m ओमेगा, नहीं 2m का है, नहीं है, माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा u अपॉन जी, और t का करेंगे तो t का समाकलन करते हैं तो टी स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे टी क्यूब और नीचे 3 से गुणा और हो जाएगा तो टी क्यूब अपॉन 6 प्लस सी डेस, ये है एक समीकरण। अब अगले पेज पे देखते हैं, इसे और हल करते हैं। ये देखो एक्स डेस बराबर माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या किया हमने, 2 को कॉमन लिया और ऊपर वाले से 2 से हमने काट दिया तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी डेस। अब टी बराबर जीरो पर एक्स डेस बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए सी डेस बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब एक्स डेस सी डेस का मान यहाँ पे जीरो रखते हैं हमें, तो एक्स डेस बराबर माइनस का ओमेगा कोस लेमडा जी, माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अपॉन 3, और सी डेस का मान जीरो था, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये समीकरण नंबर 6 है। अब पिंड टी समय में अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाता है, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो उसका समीकरण क्या हो जाता है, v बराबर यू माइनस जी टी, ये गति के समीकरण में से ही लिया गया है। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका अंतिम वेग v बराबर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रखना है हमने, u माइनस जी टी ऐसे का ऐसा। अब यहाँ से t का, इस समीकरण से t का मान निकालते हैं तो u अपॉन जी आता है। अब ये t का मान है वो इस समीकरण में रखते हैं 6 नंबर समीकरण में, तो देखो एक्स टेस बराबर माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी का होल स्क्वायर माइनस का 1/3 यू अपॉन जी का होल क्यूब, तो माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा यू अपॉन जी का होल क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और यू अपॉन जी का होल क्यूब 1/3 यहाँ पे है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक यू अपॉन जी का होल क्यूब में से 1/3 यू अपॉन जी का होल क्यूब निकाल देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास में 2/3, ये माइनस का चिन्ह, और 2/3 बचते हैं यहाँ पे, और ओमेगा जी कोस लेमडा और यू अपॉन जी का होल क्यूब, ये समीकरण नंबर 8 है। यदि पिंड एच ऊंचाई तक पहुँचता है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी एक गति का समीकरण है। इससे देखते हैं एच ऊंचाई तक पहुँच जाता है तो वी उसका अंतिम वेग क्या होगा, जीरो, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, एच ऊंचाई विस्थापन है जो ऊंचाई है, और ए है वो त्वरण, गुरुत्व त्वरण का ही यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, तो u बराबर √2gh हो जाएगा। इस समीकरण से हल करते हैं तो अब समीकरण u का मान समीकरण 8 में रख देते हैं, यहाँ पे u का मान रखते हैं √2gh, तो वो अगले पेज में रखा गया है। चलो अगले पेज में चलते हैं। तो एक्स डेस बराबर माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लेमडा 2gh अपॉन जी क्यूब की पावर 3/2, ये हमने u का मान रख दिया है उस ऊपर वाली समीकरण से, पीछे वाली समीकरण से। तो एक्स डेस बराबर माइनस, इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास में 10 नंबर समीकरण आ गई। ये उच्चिष्ट बिंदु अधिकतम ऊंचाई के ऊपर ये कण का क्या है, पश्चिम की ओर विस्थापन है, ठीक है। और पश्चिम की ओर वेग क्या होगा, डी एक्स डेस, हमने पीछे जो समीकरण की थी उसमें ये डी एक्स डेस ये निकाला था ना, डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर माइनस का 2 ओमेगा जी कोस लेमडा यू टी अपॉन जी माइनस टी स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे टी का मान रख देते हैं हम, टी का मान क्या था, यू अपॉन जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू अपॉन जी का स्क्वायर, यहाँ पे यू अपॉन 1/2 यू अपॉन जी का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया, एक में से 1/2 घटाएंगे तो यू अपॉन जी का होल स्क्वायर 1/2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का नहीं काटा नहीं है हमने, तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी ये वेग रख दिया हमने। अब यहाँ पे u का मान और रख देते हैं साथ ही हम, तो 2gh अपॉन ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा 2h, जी से एक जी कट गया, एक जी बच गया, 2h अपॉन जी, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 11 मान लेते हैं, ये उच्चिष्ट बिंदु पर पश्चिम की ओर वेग है, ठीक है। अब कण को, पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया है तो वो धरातल पर आने के लिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की गति करेगा।
इस गति के लिए t बराबर 0 समय पर पश्चिम की ओर विस्थापन क्या होगा? नीचे की ओर गति करेगा तो पश्चिम की ओर विस्थापन क्या हो जाएगा? हमने ऊपर निकाला क्या? ये देखो मान, ये समीकरण देख लो, 10 नंबर समीकरण, ये पश्चिम की ओर विस्थापन होगा, है ना। और अब अगले पेज पे, और पश्चिम की ओर वेग जो हमने अभी अभी निकाला है dx डेस अपॉन dt बराबर माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा 2h अपॉन जी, ये होगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोरियोलिस बल के कारण गति का समीकरण क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जो पिछला डेरिवेशन था ना इसी वीडियो में, पिछला डेरिवेशन, उसमें डी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन डी टी स्क्वायर ये हमने निकाला था ये। तो इसका टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास में ए, ये समाकलन नियतांक, और बाकी समाकलन जैसे करते हैं वैसे ही हुआ है। अब अगर हम टी बराबर 0 रख देंगे, इसमें नहीं रखना है हमें टी बराबर 0, टी बराबर 0 रखना है हमें इसमें टी बराबर 0 रख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, यही मान आना है डी एक्स डेस अपॉन डी टी का। तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी का मान यही आना है। तो अब इसमें 0 रखो, इसमें 0 रखेंगे तो ए बराबर डी एक्स डेस अपॉन डी टी यही आ रहा है ना, और डी एक्स डेस अपॉन डी टी का मान ये है, तो ये मान और ये मान और ये मान, मतलब डी एक्स डेस अपॉन डी टी, डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर माइनस का ओमेगा जी कोस लेमडा 2h अपॉन जी, और ये ए की मान होगा, क्योंकि इस समीकरण में 0 रखने पे टी बराबर ये और ये बराबर आ जाता है, ये और ये दोनों बराबर आ जाते हैं, और इसका मान ये है तो इसका मान भी ये हुआ, तो वही मान है ये जो इसका मान आया है ये इस समीकरण में रख देते हैं। इस समीकरण में रखा तो डी एक्स नॉट डेस अपॉन डी टी बराबर 2 ओमेगा जी कोस लेमडा टी स्क्वायर बटे 2 माइनस ओमेगा जी कोस लेमडा 2 एच अपॉन जी। तो यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं हम, 2 ओमेगा जी कोस लेमडा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2h अपॉन 2g। ये 13 नंबर समीकरण है। इसका हम पुनः समाकलन करते हैं तो एक्स नॉट डेस बराबर 2 ओमेगा जी कोस लेमडा टी क्यूब अपॉन 6 माइनस 2h अपॉन 2g टी प्लस ए डेस। टी बराबर 0 रखते हैं तो एक्स नॉट डेस, ये एक्स नॉट डेस हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था ना, वो एक्स नॉट डेस यहाँ पे रखा है हमने, जो अभी अभी हमने निकाला था वो मान यहाँ पे रखा है, जो ए के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे टी बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, तो एक्स नोट और ए डेस बराबर आ जाते हैं, और एक्स नोट का मान ये है, इसलिए ये ए का भी मान होगा। अब ये ए का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो इस समीकरण में यहाँ पे रखते हैं, तो देखो एक्स नोट डेस बराबर 2 ओमेगा जी कोस लेमडा टी क्यूब अपॉन 6 माइनस 2h अपॉन 2g टी माइनस 2 अपॉन 3 ओमेगा जी कोस लेमडा 2h अपॉन जी की पावर 3/2, ये समीकरण नंबर 14 हो गई। ये मान यहाँ रख दिया, ये मान यहाँ रख दिया, तो ये समीकरण आ गई हमारे पास में। अब आगे के पेज पे देखो, अब नीचे गिरने में लगा समय t बराबर 2h अपॉन जी की पावर 1/2, ये अभी अभी निकाला था हमने t का मान। अब समीकरण नंबर 14 जो अभी ऊपर समीकरण निकाली थी ना 14 नंबर एक्स नोट डेस वाली, तो उसमें t का मान रख देते हैं हम, तो 2 ओमेगा जी कोस लेमडा 1/6 t का मान ये रखा, यहाँ पे t का मान रखा, यहाँ पे t का मान रखा, तो यहाँ से ये कॉमन लेते हैं, ये बचता है अंदर एक्स नोट डेस बराबर माइनस का 4/3 ओमेगा कोस लेमडा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। इन दोनों समीकरणों को आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने बीएससी में मैथ ले रखी है, और मैथ के छात्र हो तो इतने तो होशियार होंगे ही आप, मुझे विश्वास है आप पे। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन पश्चिम की ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन पश्चिम की ओर होगा, ये देखो माइनस का चिन्ह, ये पश्चिम की ओर विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। अब ये अगला टॉपिक फोको लोलक है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो गई है कुछ, तो अगले वीडियो में ये फोको लोलक पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया है तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ कहाँ नहीं समझ में आया है, समझाएंगे आपको।